हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम देख रहे हैं, देखो, फिजिक्स का एक टॉपिक जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स में भी हम देख रहे हैं कौन सा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड है रिजिड बॉडी, ये तो आप यूजुअली जानते ही हो, ठीक है। बहुत बार यूज होता है ये वर्ड फिजिक्स के अंदर। रिजिड बॉडी माना एक ऐसी बॉडी, अभी के लिए बोल लो, जो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई हो, ठीक है। जैसे अगर आप देखो रिजिडिटी और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, तो रिजिडिटी मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी मतलब जिस पे अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो उसकी शेप इतनी इजीली चेंज ना हो, ठीक है। और जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करो तो वो अपना शेप चेंज ना करे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। तो बस इस टॉपिक में आप बस इतना समझो, रिजिड बॉडी माना एक ऐसी बॉडी जो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। ओके, इस तरह से कोई एक बॉडी बनी हुई है, ठीक, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, नाउ अब रिजिड बॉडी, चलो समझ गए रिजिड बॉडी माना, चलो एक बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, उसका एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है डायनामिक्स, भाई देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को समझ लो, टॉपिक कहना क्या चाहता है, राइट। तो डायनामिक्स क्या कहता है, डायनामिक्स मतलब क्या है, ये है एक ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब जैसे आप मैकेनिक्स बोलते हो ना, मैकेनिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह सकते हो, फिजिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं ऐसी बॉडीज की जो मोशन के अंदर हो, ठीक है। बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन, ठीक है, बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन। और किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, जिन बॉडीज के ऊपर तुमने कुछ फोर्स लगाया हो या फिर कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, और उसकी मोशन की जब तुम स्टडी करते हो तो तब हम कहते हैं कि हम डायनामिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। उसकी डायनामिक्स देख रहे हैं हम, ठीक। तो ये हो गया आपका बॉडी, सॉरी, आपका टॉपिक जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है। बॉडी, अभी इस रिजिड बॉडी डायनामिक्स वाले टॉपिक को, ठीक है, समझ चुके हैं कि भाई ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसमें हम सीखने क्या वाला है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इस टॉपिक में देखो मेनली बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्या चीज़ है, इससे पहले ये चीज़ समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले समझ लो फिर से टॉपिक का नाम क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब अगर मैं यूजुअल टर्म्स में कहूँ, फिजिक्स के अंदर अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में कहूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mr², मतलब किसी भी बॉडी का मास इनटू उसके डिस्टेंस का, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूँ, राइट। डिफाइन अगर मुझे करना है सिंपली तो। बट अगर कंसेप्ट वाइज में कहना चाहूँ तो देखो भाई, जैसे कि तुम्हारे ट्रांसलेशन मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, या फिर आप कह सकते हो लीनियर मोशन में, जैसे आप कह सकते हो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी के पहले चलो डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये एनालॉजी है इसके बीच में, ठीक है, अपनी कौन सी, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, या फिर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो भाई, ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास में होगा डिस्टेंस, यहाँ पे होगा आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। उसी तरह से वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी इज v, और वेलोसिटी को यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसे आप सॉरी, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, और ये है ओमेगा, ठीक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, आई एम सो सॉरी, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसके बाद में आप जाते हैं यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन कह रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपके पास में एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक। अब उसी तरह से अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं यहाँ फोर्स के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर मास से भी पहले मैं लिख दूँ कि मास, अब हम मास को डिस्कस कर ले। अब जो रोल यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में मास प्ले करता है, वही रोल यहाँ पर आपके लिए कौन प्ले करता है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्स की,
फोर्स दैट इज एफ, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास में टॉर्क, टॉर्क या फिर आप कह सकते हो कपल, ठीक है। तो यहाँ पे मास की जगह पर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यू विल हैव एक्सेलरेशन की जगह पे क्या होगा, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आई ओमेगा, राइट। उसी तरह से अगर मैं भाई काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगी हाफ एम की जगह आई मतलब इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वी की जगह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह देख लो क्या है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब ये एनालॉजी आप समझ चुके हो, ठीक है, कि क्या क्या बदलाव होते हैं जब हम ट्रांसलेटरी मोशन को देखते हैं और रोटेशनल मोशन को देखते हैं, फिर रोटेटरी मोशन को देखते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, अगर मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलना चाहूँ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन until and unless an external force acts on it, ठीक है। लिखने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो न्यूटन भैया कहते हैं कि भाई उनके लॉ के हिसाब से अगर एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी समझो ये जो भी है बाइक है जो भी है, अगर ये एक स्पीड से कुछ वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, और अगर आपने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, लेट्स से यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं है, ना एयर रेजिस्टेंस है, ना कुछ है, ठीक है, तो ये बॉडी चलती ही रहेगी अगर ये ऑलरेडी मोशन में थी तो। और अगर ये बॉडी ऑलरेडी रुक कर थी, ठीक है, तो ये रुकी ही रहेगी जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है, और चलती रही तो चलती ही रहेगी, ठीक। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये लीनियर के केस में, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के केस में या फिर ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। पर अगर आप इसे रोटेटरी मोशन के फॉर्म में देखना चाहते हो या फिर रोटेशनल मोशन के फॉर्म में देखना चाहते हो, जहाँ पे एक जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो वहाँ पे आप इस लॉ को किस तरह से बदल सकते हो कि अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी रोटेटिंग, बॉडी कंटिन्यूस टू रोटेट about its axis until and unless an external force is applied on it, ठीक है, with क्या बोलेंगे यहाँ पे हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से वो लॉ कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो भाई, जिस तरह से हम इनर्शिया की बात करते हैं, जिस तरह से हम मास की बात करते हैं, ठीक है, पहले हम मास की बात करते हैं, तो मास क्या है भाई बॉडी में, उसका जितना भी उसके साथ मैटर होता है वो, ठीक है। अब इनर्शिया की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसकी इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की। अगर हमने बस वाला एग्जांपल बहुत बार देखा है कि अगर भाई देखो ऐसा रोड है, यहाँ से हम ऐसा टर्न लेते हैं एकदम से, ठीक है, ऐसे टर्न लेते हैं, ये बस आपके यहाँ से चलती हुई आ रही है, ये बस यहाँ से, और जैसे ही ये बस टर्न होती है आप एक तरफ अपोजिट साइड में टर्न होते हो, जैसे अगर बस यहाँ टर्न हो रही है तो आप इस तरफ टर्न होते हो, ऐसे टर्न होते हो, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में, आपका जो लोअर हाफ होता है वो बस के साथ में चला भाई यहाँ पे, और आपका अपर हाफ जो होता है वो उसको तो अब उसको भी ऐसे ही लग रहा है हम तो सीधे ही जा रहे हैं भाई, पर ये तो चला गया लेफ्ट में, तो आप चले गए राइट में, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हुआ था, जब आप बस ने टर्न लिया तब आपको इनर्शिया, आपकी बॉडी का जो इनर्शिया था, आपकी बॉडी क्या चाहती थी कि अब वो सीधी चल रही थी, मतलब रेस्ट पे है बस, अब बस चल रही है बट आप तो रेस्ट में थे ना, ठीक है, बस तो चल रही थी, आप रेस्ट में थे, एकदम से यहाँ से देखो पोजीशन चेंज हो गई, तो आपकी बॉडी ने ये ट्राई किया कि वो अपनी पोजीशन पर ही रुकी रहे, मतलब रेस्ट पर रहे, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि आपकी हाफ बॉडी गई उधर और आप यहीं रुके रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा राइट साइड में कुछ फोर्स अप्लाई होता हुआ लगा, ठीक है। तो वो आपकी इनर्शिया की वजह से हुआ था। आपकी बॉडी ट्राई करती है एक फोर्स लगाने के लिए जिसके थ्रू वो अपने आप की जो पोजीशन है, जो स्टेट है, एक तो रेस्ट वाली होगी तो रेस्ट में, मोशन में होगी तो मोशन में, तो अपनी स्टेट को वो कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो उसी तरह से भाई यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही काम करता है हमारे इस अपने रोटेशनल के केस में। देखो अगर कोई चीज़ को आप रोटेट करते हो, ठीक है, रोटेट करने के लिए आपको एक कपल अप्लाई करना पड़ता है, कपल वाला नहीं, ठीक है। तो कपल कौन सा, देखिए फिजिक्स वाला कपल लगाएंगे हम यहाँ पे,
फिजिक्स वाला कपल। अब फिजिक्स में कपल का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हें इक्वली जो देखो ऐसे दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, टू फोर्सेस विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया हूँ जिसमें फिर से मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, राइट, मतलब उस साइड है इस साइड है, बस इस तरह से। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो आगे पीछे हो गई, सॉरी कैप लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर उधर हो गई है, ठीक है, मतलब एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से देखो अगर मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास में एक ऐसी रॉड है, या फिर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर एक ऐसी रॉड है जो ज़मीन में घुसी हुई है और इस तरफ से ऐसी एक और चीज़ है, एक और रॉड लगी हुई है। तो तुम क्या करोगे इसको, या फिर जब आपको नल खोलना होता है, बेस्ट एग्जांपल है वो, देखो तुम्हारे पास में नीचे नल होता है घर पे, हर किसी के घर पे नल होता है, तुम्हारे घर पे भी है वो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से नल है, ये नल को ऐसा रखा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो वही जब तुमको ये नल खोलना होता है तो देखो ऊपर से अगर मैं नल को ड्रॉ करूँ, ऊपर का जो ये कैप होता है ना उसका, जिसको आप घुमाते हो, तो इसको घुमाने के लिए ना तुमको यहाँ से एक फोर्स लगाना पड़ता है और यहाँ से एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब तुम इसको ऐसे खोलते हो, ऐसे खोलते हो ना, मतलब एक फिंगर से इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाया और एक फिंगर से थंब से उस तरफ लगाया, तो तब जाकर ये ऐसे गोल घूमता है, राइट। पर ये नल पहले क्या ट्राई करेगा भाई कि ये रुका हुआ ही रहे, पर तुम ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो घूम जाएगा, राइट। तो यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, जो तुमको रेजिस्टेंस लग रहा है उसको घुमाने में, राइट, उसको घुमाने में तुमको जितना भी रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब जितना भी वो फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। ये जो नल है वो रेस्ट में ही रहे, मतलब नल का जो ये वॉल है वो रेस्ट में ही रहे, उसको हम बोल रहे हैं कि वो है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन के केस में, ठीक है। आई होप तुमको समझ रहा है, ठीक। अब हमको रफ आइडिया मिल चुका है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इसी तरह से जैसे कि एक ट्रांसलेटरी मोशन में मास जो रोल प्ले करता है, ठीक है, मतलब मास भी ट्राई करता है कि जो, अब इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया मतलब क्या होता है, हमारा नेचर ऑफ जो हमारा मास होता है, ठीक है, वही होता है हमारा इनर्शिया, ठीक है। तो जैसे कि इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या क्या ट्राई कर रहा है इनर्शिया, कि हमारी जो बॉडी है एक तो रेस्ट में रहे, रेस्ट है तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे। तो उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज़ होता है जो हम जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। ओके, नाउ मेरे पास में मेरे कुछ हैंडमेड नोट्स है, ठीक है। आई विल ट्राई कि ये नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो वही हम शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई थिंक मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ, आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा MI/RI का स्क्वायर, MI/RI। अब यहाँ पे देखो आई माना क्या है आपके लिए, आई है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके साथ में जो MI है वो है नंबर ऑफ, जितने भी आपके पास में यहाँ पे I की जगह 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके पास में पार्टिकल्स हो गए, जितने भी आपके साथ में पास में मटेरियल हो गए, जिनके आपके पास में मास है दी हुई, ठीक है, तो आप वहाँ पे उतना लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, मासेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मासेस ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स जो लिखना है वो, ठीक है। अब यहाँ पे RI क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो भाई देखो अगर मेरे पास में ना एक ऐसी बॉडी है, इस तरह से कुछ इसका शेप है, आड़ी टेढ़ी सी एक बॉडी ले लिया मैंने, और उसके बीच में से एक एक्सिस पास होती है, मतलब जिसके अलाउंग वो घूमने वाला है, ठीक।
इस तरह से एक एक्सिस उसके बीच में से पास हो रही है, और ये इस तरह से घूमने वाला है भाई हमारा जो भी ये शेप है, ठीक है, जो भी शेप है इस तरह से घूमने वाला है। देखो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले बता दूं, अगर ये इस तरफ भी घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, मैं इसको उल्टी तरफ भी घुमाऊं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होने वाला है, ठीक है। ओके, तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स लेता हूँ, ये मेरे पास में है m1, ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल है m2, तीसरा पार्टिकल है m3, ये है m4, m5, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास में ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अगर मैं एक्सिस को फिर से ऐसा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूँ जो इसके दूसरे साइड में है, नीचे की तरफ है, ठीक, और ये एक्सिस क्या है, अंदर की तरफ जा रही है फिलहाल, ठीक है। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्टेंसेस ले लूँ, ये m1 के लिए r1 डिस्टेंस है, m2 के लिए यहाँ पे r2 डिस्टेंस है, m3 के लिए r3 है, यहाँ है r4, यहाँ पर है r5, इस तरह से हैं जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो अब भाई अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरे को यहाँ पे इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सबके लिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, ये होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से है, ठीक है, और ये m3 r3 स्क्वायर, इस तरह से लेके ये फॉर्मूला कंटिन्यू होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास में होंगे। तो देखो यहाँ पे i ले लिया हमने, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, समेशन ऑफ mi ri इस तरह से लिख दूंगा। तो मतलब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 जितने हैं उतने बार इसको कंटिन्यू कर सकते हो, समेशन का साइन आपको पता ही होगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भैया अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि आपके पास में दो पार्टिकल्स है। देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको इजीली मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्या बोलते हैं, दो पार्टिकल्स आपके पास में, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम है पहले, ठीक है। m1 एंड m2 आर केप्ट एट डिस्टेंस r, ठीक है, दो पार्टिकल्स है m1 m2 मास से r डिस्टेंस दूर रखा है हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है, जो उसके एक एक्सिस के अलोंग जो उसके सेंटर से जा रहा है, ठीक है। ओके, और जो लाइन इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, जैसे m1 m2 हमने क्या बोला, दो मासेस लिए हमने, m1 मास लिया है और m2 मास लिया है। तो बोल रहा है कि जो लाइन यहाँ से पास हो रही है भाई, तो उसके सेंटर से ये पास हो रहा है, ठीक है, उसके सेंटर से ये पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर से नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो मैं सेंटर ऑफ मास को बीच में ना लेकर कहीं और थोड़ा साइड में लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर ऑफ मास बीच में ही आए। ओके, सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास से इनका जो डिस्टेंस है वो है r1, और ये है सेंटर ऑफ मास से दूसरा डिस्टेंस, ये है r2। तो भाई आपसे अभी वो कह रहा है कि भाई हमको निकाल के बता इसका टोटल जो आपके लिए इनर्शिया आने वाला है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास में इनर्शिया का फॉर्मूला तो है, लेट्स ट्राई। अभी आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर होता है ठीक, नहीं होता है तो प्ले करके फिर से देख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अब आई होप सॉल्व हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो देख लो। अभी यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है I इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri, राइट, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे मैं मास m1 है आपके पास में, अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे देखो भाई आपके पास में अगर आपको r1 निकालना है, ठीक है, r1 निकालना है, टोटल जो डिस्टेंस आपके पास में ये है r, और आपको ये नहीं पता कि भाई ये r1 और r2 आपको कहाँ से निकालना है भाई, r1 और r2 कितना है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आपको नहीं पता, तो आपको सेंटर ऑफ मास से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है भाई वो पहले लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं r1 निकालना चाहूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला आता है m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला है, तो इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ये दूसरे टॉपिक का एक पार्ट है, ठीक है। अगर चाहो तो इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकते हैं, कमेंट कर देना, बता देंगे भी। और ये क्या हो जाएगा, r2 के लिए m1r अपॉन m1 प्लस
ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैं अगर फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया r की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर मतलब m2r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू अब r2 का स्क्वायर मतलब m1r m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा m1, फिर यहाँ पे इन सब का स्क्वायर करने वाला है हम, ठीक है। ऊपर वाले का लिए क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर और ये r स्क्वायर, और नीचे वाले को हम वैसे ही रहने देंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। फिर से जो सेकंड टर्म है यहाँ पे m2 m1 या फिर m1 स्क्वायर m2 और r, फिर नीचे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ से पहले तो किसको कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर है m2 स्क्वायर है, ठीक है। हम क्या करेंगे m1 m2 को बाहर यहाँ ले लेंगे, m1 और m2, ये देखो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो दोनों को ऐड कर सकते हो। यहाँ से हम m1 और m2 को कॉमन ले लेंगे, m1 m2 को कॉमन ले लिया भाई, तो क्या बच रहा है मेरे पास यहाँ m2 और r स्क्वायर, बराबर है m2 r स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं फिर से m1 m2 कॉमन था तो m1 और यहाँ पे r का स्क्वायर आएगा भैया, ठीक है, r स्क्वायर। और नीचे में क्या बच रहा है आपके पास, नीचे में क्या बच रहा है m1 प्लस m2। अब देखो ये r स्क्वायर जो इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चलो निकाल लेंगे इसको भी, r स्क्वायर भी बाहर आ गया, समझो r स्क्वायर को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया r स्क्वायर। तो ये क्या बना भाई m1 m2, ठीक है, m1 m2 यहाँ स्क्वायर r स्क्वायर बाहर आया और m1 प्लस m2 अपॉन यहाँ पे होल स्क्वायर है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 या m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये चलो होगा कैंसिल, m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इस बॉडी के लिए, जिसमें मतलब ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में दो मासेस हैं यहाँ पे m1 m2, बीच में डिस्टेंस r1 r2 है, ठीक है। तो अब तुमको इसके फॉर्म में पहले मास के फॉर्म में तुमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से, और उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से कैलकुलेट करोगे। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर कि 4 particles each of mass m are kept at corners of a square of side E. Calculate the moment of inertia about an axis passing through one of its corner. The axis is parallel to the diagonal of the square. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तो लेट्स से कि यहाँ पे तुम्हारे पास में जो 4 मासेस है m वाले चारों भी मासेस का मास कितना है m है, सबका मास सेम, और ये a डिस्टेंस दूर है सबसे, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड से, ठीक है, स्क्वायर की साइड्स पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे एक्चुअल में ये लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर की कॉर्नर्स पे लाई कर रहे हैं ये मासेस m, ठीक है, 4 मासेस है। ओके, अब देखो तुमको क्या बोल रहा है कि एक एक्सिस है जो उसके बिल्कुल कॉर्नर से पास हो रही है और इसके डायगोनल को वो पैरेलल है, इस डायगोनल को वो पैरेलल है बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गई तुम्हारी वो एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं बोलूँ कि इन जो मासेस है m, जो 4 मासेस है जिनका मास m है यहाँ पे, ठीक है, 4 बॉडीज बोल रहा, तो इनका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं हम, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लिखते हैं m r स्क्वायर, तो यहाँ पे ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे, इस एक्सिस से जहाँ से वो रोटेट कर रही है, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। तो ये पहला डिस्टेंस हो गया, मैं इसको r1 नाम लेता हूँ। ये दूसरा डिस्टेंस हो गया, लंबा साइज हो गया r2,
और तीसरा डिस्टेंस हो गया R3। अब भाई देखो चौथा वाला कहाँ रह गया, चौथा तो ये है, और ये तो बिल्कुल एक्सिस से चिपक गया है, तो ये हो गया आपके पास में R4। एक्चुअल में 0 होने वाला है क्योंकि एक्सिस को चिपक कर ही है, ये रही एक्सिस, ये रहा पॉइंट, चिपक के है, 0 डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से होने वाला है। चलो ठीक है भाई, ओके। अब देखो भाई, ये जो इसमें तुमको स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में होगा 90, ठीक है। 90 डिग्री के सभी तुम्हारे पास में एंगल्स होने वाले, स्क्वायर है तो 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब ये भी देखो तुम्हारे पास में कितना होगा, 90 होने वाला है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक। अब 90 के हिसाब से देखो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। उसी के साथ में ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये एंगल इससे इक्वल है और ये छोटा सा एंगल इससे इक्वल है, ठीक। तो देखो अगर मैं ये पूरा 90 है तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है। तो x और x दोनों 90 होने की वजह से अब दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 45 का एंगल बनेंगे, राइट। ये जो सभी एंगल्स होंगे 45 के होंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है यार, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में हो जाएगा 45 डिग्री का एक एंगल, उसी तरह से यहाँ पर भी तुम्हारे पास हो जाएगा एक 45 डिग्री का एंगल, ठीक। तो अगर मैं अब इसके दो इसके वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को अभी डिवाइड करूंगा दो वेक्टर्स में, ठीक है। इसे कंपोनेंट्स निकालूंगा। तो यहाँ पर देखो इस थीटा की तरफ यहाँ पे ये वाले हो जाएंगे a cos 45, ये हो जाएगा a sin 45, ठीक है। ये वाला हो जाएगा a sin 45, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब जगह पर ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास में a cos 45, और उसके जो अपोजिट होगा ये वाला, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास में a sin 45, राइट। हो गया a sin 45। चलो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर दिख रहा हो आपको। ओके, आई ट्राई टू जूम इट इन नाउ, आई होप आपको दिख गया होगा, ठीक। ओके, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इसका निकालना है, तो क्या कैसे निकालूंगा, I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। आई नो सबके मासेस सेम है तो m लेना चाहिए, बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको इजी है समझने में, इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर सभी मासेस इक्वल है तो सबके लिए हम मास को m ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हमने m कॉमन निकाल लिया तो बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 का स्क्वायर। अब देखो भाई r1 जो हमने लिया था, r1 कितना आ रहा है हमारे लिए, देखो a cos 45 ना, तो यहाँ पे क्या हो गया a cos 45 डिग्री का स्क्वायर। R2 की अगर मैं बात करूँ, R2 देखो ये लंबा वाला R2 हमारे लिए क्या है, देखो स्क्वायर की डायगोनल है, और स्क्वायर की डायगोनल क्या होता है, उसका फॉर्मूला √2 इंटू साइड, √2। अब साइड कितनी है a, ठीक है, इसलिए आ गया √2a, ठीक है। R3 की मैं बात करता हूँ, R3 जो रेडियस है आपके लिए, ये वाली मतलब डिस्टेंस है आपके लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से लेके उस मास तक, इस मास तक के, तो वो है आपके लिए यहाँ पर a cos 45 फिर से, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं दूसरे एक और मास के लिए, तो ये देखो यहाँ पर m बिल्कुल चिपक कर है इससे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डायरेक्टली आ गया 0, ठीक है भाई। ये a cos 45 सब फिर से इसका स्क्वायर, और ये जो है इसका भी स्क्वायर, इवन 0 का स्क्वायर होगा, बट 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। ये हो गया m, a की जगह a लिख दिया हमने a स्क्वायर, और ये cos थीटा की जगह 1/√2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर से अब क्या हो गया 2 इंटू a, ठीक है, 2a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा a, फिर से cos 45 कितना होता है, cos 45 इज 1/√2 अगेन, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ये भी स्क्वायर प्लस 0, इस तरह से। अगर मैं अभी इन सबका
सॉल्व करते हैं। सबको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में आएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 फिर से, और ये 0। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ इसको, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये होगा सिर्फ 3a स्क्वायर, ओके, सिर्फ होगा 3a स्क्वायर, आई एम सॉरी। क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 मतलब a स्क्वायर। मैं इसको अच्छे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर का आधा मतलब a स्क्वायर बाई 2 मतलब a स्क्वायर का आधा, फिर आधा और आधा मिलकर बना 1 मतलब a स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया पूरा जो तुम्हारे पास में आना चाहिए, m इंटू 3a स्क्वायर, therefore I equals to 3ma स्क्वायर। इस तरह से तुम्हारे पास में ये चार जो मासेस हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा 3ma स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में जो बाकी के नए नए टॉपिक्स हैं जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। जैसे एक हो सकता है थिन रॉड हो जाए, एक हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है, एक फील्ड स्फीयर होगा, मतलब टोटल तुम्हारे पास में जो एक स्फीयर होता है जिसके अंदर सब पूरा मैटर भरा होगा, ठीक है। और हो सकता है कोई अलग अलग शेप्स हो, जैसे कि रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, स्क्वायर लैमिना हो गया, ठीक है। उस तरह से अलग अलग शेप्स के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आई होप तुमको अब ये टॉपिक जो है समझ में आया। बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, क्या सीखने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। और हमारा जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन है उनके बीच में कैसी एनालॉजी बनती है, मतलब कौन सी चीज़, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास में आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो फिर आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे टॉर्क है, इसमें रोटेशनल में टॉर्क है तो यहाँ पे अपने पास में फोर्स होता है उसकी जगह पर, लीनियर में या फिर ट्रांसलेशनल में, ठीक है। तो ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आया हो सकता है शायद थोड़ा फास्ट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर फास्ट हुआ हो तो, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो नीचे, ठीक है, शो सम सपोर्ट, थैंक यू।